जो अभी तक खोला ना हो, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए, बेकार वो जवानी है, बेकार वो जवानी है। सबको 15 अगस्त की खूब खूब बधाइयाँ। और हमारे देश के आज़ादी के 75 साल की अभी जो सेलिब्रेशन चल रहा है, तो हम सब अपने घर पे तिरंगा लगाएं, ऐसे मेरा सबको रिक्वेस्ट है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ये देशभक्त और जिन्होंने भारत का नाम एक विश्व लेवल पर जिन्होंने रोशन किया है और भारत को प्रेजेंट किया है, ऐसी फाल्गुनी बेन मजेठिया से। तो उनकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे। वो खुद मॉडल है और जो जीरो से लेके हीरो तक वो आज यहाँ तक पहुँची है, तो उनसे हम आज बात करेंगे। वेलकम टू जीरो टू हीरो। ओके, थैंक यू। आपकी लाइफ के बारे में पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ कि जो विदेश में ब्यूटी जो पेजेंट। वो एक कॉन्सेप्ट हुआ था वो हाँ। ब्यूटी पेजेंट का, हाँ। तो उसके अंदर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है कि पैसिफिक मिलेनियन वो बनी है। तो आज हम उनकी जो जर्नी है, उनको ये मॉडल बनने का ख्याल कहाँ से आया, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट थिंग। एंड मैं अपने बारे में बात करूँ तो एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर, नेचुरोपैथ एंड डाइटिशियन। बट यू नो मेरा एक पहले से एक अंदर से एक अरमान था। सब लड़कियों का कुछ ना कुछ ड्रीम रहता है। तो मेरा एक ड्रीम था कि नहीं, मैं कुछ ऐसा मॉडलिंग करूँ, कहीं ऐसे फील्ड में जाऊँ कि वहाँ पे मैं भी कुछ नाम कमाऊँ। सो आई जस्ट पार्टिसिपेट बिफोर 4 years। 2019 में मैंने मिसिस गुजरात का ऑडिशन दिया हुआ था। एंड वो अहमदाबाद में था, दीवास ब्यूटी पेजेंट में से। एंड दीवास ब्यूटी पेजेंट बहुत ही एक अच्छा पेजेंट है जो लोगों को यू नो एक प्लेटफॉर्म देता है कि वहाँ पे कोई अपने सपने कुछ ड्रीम को फुलफ़िल कर सकता है। जो उसकी ओनर है वो भी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। सो मैंने पहली बार जब अहमदाबाद में ऑडिशन दिया था तब वहाँ पे 60 लोग आए हुए थे। तो वहाँ से मोस्ट ऑफ 60 में से 13-14 को ही सिलेक्ट किया हुआ था आगे जाने के लिए। सो आई वॉज पार्टिसिपेटेड इन दिस पेजेंट एंड आई वॉन 2 टाइटल टुगेदर एट अ टाइम, फिटनेस दीवा एंड मिसिस गुजरात। एंड नेक्स्ट ईयर कुछ ये कोविड का आ गया और ये सब कंपटीशन ऐसे ही ब्रेक हो गई। फिर मैंने 2021 में मिसिस इंडिया के लिए नेशनल लेवल की इवेंट के लिए मैंने अप्लाई किया था कि मैं भी आगे जाऊं। स्टेट लेवल का मैं जीत चुकी थी। फिर मुझे ऐसा था कि मैं नेशनल लेवल का कुछ ऐसे आगे जाऊं और जीतूं। तो मैंने नेशनल लेवल में मिसिस इंडिया दीवास कंपटीशन में पार्ट लिया। फिर वहाँ वो गोवा में हुई थी, वहाँ पे भी मैं विन होके आई। एंड I won the 2 title at a time also, fashion icon and Mrs. India Divas runner up। स्टेट लेवल की पेजेंट जीत के मुझे ऐसा अरमान तो था कि मैं नेशनल लेवल की पेजेंट करूँगी। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल की पेजेंट में, वही ब्यूटी पेजेंट था, दीवास ब्यूटी पेजेंट। फिर मैंने मिसिस इंडिया दीवास में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि लड़कियां जो मिस है वो तो कर सकती है सब कुछ, बट जो मिसिस है, जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हैं, वो एक अपनी लाइफ बच्चों के और अपने फैमिली में इतनी सीमित हो जाती है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाती और उनका जो अरमान होता है वो अंदर के अंदर ही रह जाता है। वो मैंने फेस किया हुआ है कितनी सारी लेडीज़ के साथ। सो मैं वही उनके लिए एक मैसेज भी दूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए तो आपका कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपना ड्रीम फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। आप सब कुछ कर सकते हो। एक बार आपको सोच रखना है कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी मेरी लाइफ में। तो एक मोटिवेशनल हमें बस हर रोज़ मुझे देने की आदत है, फिटनेस के रिलेटेड, लाइफ के रिलेटेड और डाइट के रिलेटेड, हेल्दी लाइफस्टाइल के रिलेटेड, तो मैं वो करती हूँ। सो एंड गोवा में मैंने पार्टिसिपेट किया था नेशनल ब्यूटी पेजेंट के लिए। तो उसमें भी मैं 2 टाइटल एक साथ जीत के आई, फैशन आइकॉन का और मिसिस इंडिया दिवास रनर अप का। फिर से ये सेकंड वेव और ये सब शुरू हो गया था, तो 1 आध साल ये सब चला। फिर अभी 2 महीने पहले ही
मैंने मलेशिया में जो इंटरनेशनल लेवल की ब्यूटी पेजेंट होने वाली थी, मिलेनियम यूनिवर्स और यूनिवर्ल्ड, दो ब्यूटी पेजेंट एक साथ में थी, क्योंकि अभी कोविड की वजह से एक साल कुछ नहीं हुआ था, तो वो लोग हैं डाटो रेस करके मलेशिया में कोलालंपुर में ये हुई थी ब्यूटी पेजेंट की कंपटीशन, राइट। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों हम गए थे एक साथ। यहाँ को इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम अपनी कंट्री को, तो बहुत ही अच्छी बात थी कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये हम अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने इंडिया में जन्म लिया है और अपनी संस्कृति, अपना कल्चर और अपना जो पूरा ये कल्चर है उनको लेके हम आगे चलते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर वहाँ पे एक नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड भी था, तो उसमें भी हमने इंडिया का कुछ ऐसा नेशनल कॉस्ट्यूम हमें पहनना होता था। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 से ऊपर कंट्री आए हुए थे, लाइक इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, फिर बहुत सारे कंट्री थे। और वहाँ पे बहुत सारी मिस और मिसिस में लड़कियों ने पार्ट लिया था। पर मिसिस में भी थी, एमएस में भी थी। एमएस मीन्स एक सिंगल मदर कैटेगरी होती है उनकी, वहाँ पे वो नेशनल में भी होती है और इंटरनेशनल लेवल में भी होती है। तो जो लोग डिवोर्सी है, जो खुद अपने बच्चे के साथ अकेले जी रहे हैं लेडीज़, उनको भी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि वो भी अपने आप में कुछ कर सके और अपना कुछ टैलेंट दिखा सके, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। तो आप किसी भी लेडीज़ को ऐसा कुछ अंदर से ऐसा ड्रीम है कि नहीं मैं भी कुछ करके दिखाऊं, तो वो डेफिनेटली अपने अरमान को ऐसे मन में दबाए ना रखे और कुछ ना कुछ करके आगे आए। और जो भी ऐसी कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं श्योरली उनको हेल्प करूँगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की, जो हेल्प की बात की। आज की बहुत नारियां हैं आगे लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो और कोई के लिए कुछ करना नहीं चाहते। वो बोलते हैं ना, वही लोग जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो आपके अंदर ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और दर्शकों भी कोई भी आएगा आपके पास तो उनको भी एक मौका मिलेगा। दूसरी बात, जब स्वामी विवेकानंद करते थे कि मैं भारत में विश्व गुरु बनेगी, तो आज उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आपका ये मोमेंट आया कि आपको ये खिताब मिलने वाला है, तो आपकी वो क्या खुशी क्या थी? एकदम जो बोलते हैं ना कि घोर जब रात्रि हो जाती उसके बाद का जो सवेरा होता है ना, वो सबके लिए जो स्ट्रगल लाइफ का जो पसीना हमने बहाया है, लेकिन जब वो जीत मिलती है तो आपको ये जीत का कितना वो फर्स्ट थिंग, जब मैं पहली बार मैंने जो क्राउन जीता था उसकी बात करूं, तो आई वॉज सरप्राइज कि मुझे एक साथ दो टाइटल मिले हुए हैं और मैं बहुत ही अच्छा अपना जो भी टैलेंट था वो दिखा पाई हूँ। और आई वॉज क्राइंग लिटरली एंड आई वॉज सो हैप्पी एक्चुअली कि मैं खुश भी थी, आइज़ में से मेरे टीयर्स भी निकल रहे थे और मेरी होठों पे स्माइल भी थी। तो ये एक जो मोमेंट होता है ना आपके जीवन में, वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है मेरे हिसाब से, कि आप खुश भी हो और ये खुशी के आंसू हम कह सकते हैं कि ये खुशी के आंसू सबको दिखते हैं कि नहीं ये खुश भी है और वहाँ से उनके अंदर जो टैलेंट था वो निकल रहा है, तो वो सबको दिखा पा रहे हैं कि उनमें क्या है। तो एक उनके लिए और मेरी बात करूँ तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट थी। और ये मलेशिया में तो हम जीत के आए, तो बहुत सारे पेपर में हमारे स्टोरी आया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हमें लिया गया कि नहीं आप क्या करने गए थे, कौन सी कंपटीशन थी, आप ये बताओ। तो सब हमने पेपर में, मैगज़ीन में, ये सब भी हमने वहाँ पे स्टोरी हमारी राइटअप हुई। तो हमने यही कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कि इंडिया कहीं भी ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता है। आप एक बार मन में ठान लो और तो इंडिया की लेडीज़ कुछ भी कर सकती है और आगे बढ़ सकती है। और खुद में एक प्राउड मोमेंट है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करके उसको जीता के आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी दूसरी कंट्री में जाके हम अपना इंडिया का नाम रोशन करके आए हैं। अच्छी बात है, आपने पूरा देश का गौरव बढ़ाया है। दूसरी
दूसरी मैं बात करता हूँ कि हर कोई जो भी लाइफ स्टोरी होती है, जो सक्सेस स्टोरी होती है, उसके पीछे एक स्ट्रगल रहा होता है। हाँ। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो बहुत से खड्डे आते हम्म। हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसे कौन से पल हैं जो आपने ऐसा लगता था कि शायद मेरे को ऐसा लगता था शायद मैं ये हासिल नहीं कर पाऊंगी, कि ऐसे कौन से पल हैं जो आप उनको याद भी नहीं करना चाहती, ऐसे कोई? हाँ, मैं बताऊंगी मेरी पूरी स्टोरी। एक्चुअली हमने ये कहावत तो सुनी है कि हर कोई जेंट्स होता है तो उसके पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है, बट एज ए फैक्ट वो भी है कि मेरी जो सक्सेस है, मैं भी जो भी जहाँ पे आगे जा रही हूँ, तो उसके पीछे मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कोई लेडीज़ भी आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे भी उसके घर वाले, उसको सपोर्ट देने वाले, उसका फैमिली, उसके बच्चे सब रहते हैं। और मेरी स्टोरी में बोलूँ तो मेरे घर वाले मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। मेरी दोनों माँ है, मेरी मदर इन लॉ और मेरी माँ, तो वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरे 2 किड है, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनको भी ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं मम्मा तू पार्ट ले, आगे बढ़, तू ये कर, तू ये कर, बस तू अपना ऐसा है कि अपने कैरियर में कुछ अपना नाम कमा। तो उनका भी एक ऐसा रहता है कि नहीं, वो पर्सनली मेरी हर एक चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं आप ये करो, आप ये करो, ये करके। तो एक ऐसा होता है मोड़। बट मैं भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ इस स्टेज पे आई हूँ। फर्स्ट थिंग मैं किसी को बोलूँ तो आप जितना भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहोगे ना, उतना आपका काम बनता जाएगा। क्योंकि हमने सुना हुआ है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो किसी को नहीं पता। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, किसी का सच्चा अच्छा सोचोगे, किसी के लिए कुछ करना है ऐसा कि कुछ सामने कुछ लेना नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हमने ऐसा उनका एक काम कर दिया तो वो हमारा 2 काम कर देगा, ऐसे मत सोचो। आप ऐसे ही सोचो कि नहीं मेरे से जो होता है मैं उनको हेल्प करूँगा। यही सोचो कि नहीं मैं मुझसे जो होगा वो मैं दूसरों के लिए अच्छा करूँगा। अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, कुछ भी हो, पॉजिटिव जितना रहोगे ना उतना सब काम अच्छा ही होगा। तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, पॉजिटिव ऑरा जनरेट होता है। क्योंकि मैंने बहुत साल से मैं योगा कर रही हूँ। योगा में मैंने बहुत ही ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, और फिटनेस में भी मैंने बहुत ही ज़्यादा अवार्ड लिए हुए हैं। आईफा में से मैंने किया हुआ है, इंटरनेशनल फिटनेस एकेडमी में से पूरा फिटनेस का कोर्स, बहुत सारे फिटनेस के कोर्सेज किए हुए हैं। कोई ऐसा फिटनेस का वर्कआउट नहीं है, चाहे वो एरोबिक्स हो, जुम्बा हो, ग्रुप फिटनेस ट्रेनिंग हो, या फिर पिलाटे हो, या स्टेप पर वर्कआउट हो, सबकी मैंने ट्रेनिंग ली हुई है और सबका सर्टिफिकेशन है मेरे पास। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत ऐसे दोनों बच्चों को साथ लेके मैं आगे बढ़ी हूँ कि नहीं मैं माँ हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे अब मुझसे ये नहीं होगा, अब मैं डाइट में या फिटनेस में या योगा में, फैशन में, कोई फील्ड में काम नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मैं नहीं सोचती। मैं यही सोचती हूँ कि नहीं मुझसे जो होगा वो करूँगी। और साथ में अपने घर का, परिवार का ख्याल रखते रखते मैं दोनों बच्चों को, मेरे दोनों कीड को भी वही सिखाती हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल भले ही कितनी भी आए, पर आप है ना, एक बार स्ट्रगल आए तो घबराओ मत, बस आप अपने आप से एक रास्ता निकालना सीखो, तो आप अपने आप में ही कुछ ना कुछ ऐसे कर पाओगे कि नहीं जो कि कभी नहीं किया वो आप करके दिखाओगे दुनिया को। आज के जो युवा है वो मॉडलिंग की लाइन की तरफ बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, तो उन युवाओं को, लेडीज़ को आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं? तो कैसे आगे बढ़े? हाँ, फर्स्ट थिंग जो लेडीज़ जिन्होंने कुछ भी कभी भी नहीं किया है, तो उनको एक बार जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अभी बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स है हमारे सराउंडिंग में, बहुत सारे ये फैशन शो हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन हो रहे हैं, तो उसमें एक बार पार्ट लेके देखें। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मैं बहुत जगह पे ऐसे शोज़ में एज ए जूरी में वर्क करती हूँ और किया हुआ है, अभी कर ही रही हूँ, नेशनल इंटरनेशनल सब में कर रही हूँ। तो मैंने देखा हुआ है कि उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो आप ये एक बार देखो कि आप पब्लिक के सामने कितना बोल पा रहे हो, क्योंकि जब भी आप कोई भी कंपटीशन में पार्ट लोगे या किसी भी कैमरा के सामने आओगे तो आपका है ना, मैंने बहुत देखा हुआ है कि जो बोलना होता है वो भूल जाते हैं और जो नहीं बोलना होता है वो ऐसे घबरा जाते हैं कि अब मैं कैसे बोलूँगी।
तो ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं और इवन मैं भी बहुत सारे कोर्स ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं और अभी कर भी रही हूँ। तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स होता है कि आप 4000 लोगों के सामने आप कैसे बोल पाओगे। फिर कोई ऐसे ब्यूटी पेजेंट में गए आप, या अदरवाइज़ किसी ऐसी कंपटीशन में गए जहाँ पे ऐसा कुछ आपको मॉडलिंग दिखाने का या अपने आप को रिप्रेजेंट करने का चांस मिल रहा है, तो आप ये सोचो कि उनको जो क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं उनको एक बार सोचो, फिर उनके हिसाब से आप अपना बेस्ट आंसर क्या दे सकते हो। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि एक ही क्वेश्चन ब्यूटी पेजेंट में 4 लोगों को पूछा जाता है, फिर वो लेडीज़ के रिलेटेड हो, जनरल नॉलेज के रिलेटेड हो, या फिर खुद के रिलेटेड हो कि वो क्या सोचते हैं, उनके थॉट के रिलेटेड, राइट, कि वो उनकी थिंकिंग कैसी है। तो सभी का आंसर फाइनल राउंड में 5 लड़कियां होती है, तो 5 का आंसर अलग अलग होता है 5 का, राइट। तो वो कैसे सोच रहे हैं उनकी सोच पे डिपेंड होता है कि वो आंसर क्या देंगे। और फर्स्ट थिंग कि आप जो भी कंपटीशन में पार्ट लो, ऐसा नहीं है कि नहीं अभी मैं जीत गई या मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमा के आ गई, मैंने तो भाई इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब मैं कुछ नहीं करूँगी। जिनको क्राउन मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक क्राउन होल्डर होके बस बैठ जाओ और अपना नाम कमा लिया तो हो गया। क्राउन की एक अपनी एक वैल्यू होती है कि आपने जो क्राउन होल्ड किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो कि आप ये वो जीत के आए, वो ठीक है, वो समझ सकते हैं हम सभी, राइट। बट ऐसा भी है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल हो अपने सराउंडिंग के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, कि अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करो। क्यों, मेरा बहुत ऐसा अंदर से मानना है कि आप खुद के लिए तो सब जीते हैं, आप किसी के लाइफ में कुछ चेंज ला के दिखाओ, किसी को कुछ अच्छा सिखा के आओ, किसी को कुछ अच्छा बनने का चांस दो, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दो, तो ये बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो वहाँ से कितने सारे लोग आगे आ पाने में उनको बहुत मदद मिल जाएगी। और दूसरी ये बात है कि जैसे कोई भी सेलिब्रिटी होती है तो उसकी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है और एक सिंपल लाइफ जो अलग वो रेगुलर में एक जीता है लाइफ। तो आपकी इसके अलावा क्या लाइफ है? नॉर्मल लाइफ में एक्चुअली आई ऑलरेडी सेड कि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, योगा ट्रेनर हूँ, फिर मैं डाइटिशियन हूँ, एंड फिर मैं एज ए नेचुरोपैथ भी वर्क कर रही हूँ। तो मैं ऐसे सुबह से मेरा एक रूटीन फिक्स रहता है, मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन रहता है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल में माइंड से मेरा सेट है, क्योंकि मैं जो भी कुछ खाऊंगी, जो भी कुछ अपने लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में लूँगी, वो मैं बहुत ही हेल्दी होगा और जो मेरी बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशंस, उसके हिसाब से ही मैं अपने पेट में डालूँगी। ये आपका स्टमक है, कोई ऐसा ऐसा वेस्टेज नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो और आपको नहीं, क्योंकि एक उसके पीछे एक रीज़न रहता है। क्यों? क्योंकि आई नो कि आप कुछ भी बाहर का ऐसा जंक फूड खा रहे हो कि हम बाहर कल चले गए, हमने नाश्ता कर लिया, सैंडविच खा ली, समोसे खा लिए, ये सब खा लिया, बट वो सब रिफाइंड ऑयल में तला हुआ होता है, तो उसकी इम्पैक्ट अपने पेट में जाके क्या होती है ना, वो सब मुझे पता है। आप प्रिजर्वेटिव वाला कुछ खाते हो तो उसकी इम्पैक्ट अपने पेट में जाके क्या होती है वो भी मुझे पता है। तो एक नॉलेज है ना, वो बहुत बड़ा काम करता है अपने आप से, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि आजकल की माँओं को भी ये पता ही नहीं है कि अपने बच्चों को नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाए कि जो उनके लिए अच्छा है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही छोटी उम्र में उनको कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियाँ, ऐसा कुछ ना कुछ आ रहा है। तो मैं अपनी लाइफस्टाइल में यही ऐड करती हूँ। पहले मेरा मॉर्निंग मेडिटेशन से शुरू होता है 5:30 बजे, फिर मैं मेडिटेशन करके अपना एक्सरसाइज का पूरा सेशन लेने जाती हूँ 7, 7:30 बजे। मेरी खुद की प्रैक्टिस कंप्लीट करके, मैं भी माँ हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ सब करके, फिर मैं अपना सेशन लेने जाती हूँ। फिर मेरा ऐसे डाइट क्लिनिक है, तो मैं उसमें पेशेंट को कुछ ऐसी हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाले मेरे पास आते हैं, थायराइड, बीपी, डायबिटिक, सबके लिए ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे हम वर्क करते हैं। तो मेरी पूरी टीम है कि मेरे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन का पूरा ऐसा है, तो मैं ओपीडी देखती हूँ। फिर उसके बाद मेरे इवनिंग में भी कुछ सेशन रहते हैं, फिर मेरे एक्यूप्रेशर के कुछ पेशेंट रहते हैं, उनको मैं ऐसे कर रही हूँ। बट मैं बहुत ज़्यादा अभी वर्कशॉप ये सब करने वाली हूँ कि हम हेल्थ के लिए कुछ अवेयरनेस ला पाए और पब्लिक को ऐसे अवेयर कर पाए कि आप जो आए दिन कुछ ना कुछ
बीमार होते रहते हैं, आपको फ्लू हो जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज नहीं हुआ कि आपकी तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि रियल में हमको तो बॉडी को तो न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, तो हम न्यूट्रिशंस पे फोकस नहीं करते, बस हमें अपने टेस्ट से मतलब होता है, तो बस टेस्टी खाना खा के हम अपनी बॉडी अपने आप ही बिगाड़ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे 2-3 महीने में कुछ ना कुछ रिपोर्ट करवाने गए, कुछ ना कुछ उनको बीमारी आ गई। अभी 40 साल की उम्र में मैंने राजू जी बहुत ही देखा है कि उनको लेडीज़ में थायराइड आ गया, पीसीओडी आ गया, पीसीओएस आ गया, बहुत ही ऐसी बीमारियां हैं जो बस ऐसे मेडिसिन लेके उनको लगता है कि नहीं अभी तो हमें मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। अभी मैंने देखा है 15 साल पहले का थायराइड का पेशेंट था मेरा, उनकी एज भी थी, उनके घर पे भी 2 बहुएं हैं, तो मैंने 15 साल पहले थायराइड उनको रिवर्स कराया। 10 साल पहला डायबिटिक का पेशेंट था, उनको भी मैंने डायबिटिक रिवर्स कराया हुआ है। ऐसा नहीं है, आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से, प्रॉपर मेडिसिन से, जो आयुर्वेदिक होती है उनकी मैंने देखी हुई है कि जो आयुष सर्टिफाइड होती है उनकी होती नहीं है इतनी ज़्यादा, उनकी होती ही नहीं है साइड इफ़ेक्ट, तो वो सेफ़ है। फिर मैंने देखा हुआ है कि जो 15 साल से लोग डायबिटिक की दवाई ले रहे हैं, उनकी आँख पे प्रॉब्लम हो जाता है, पैर में प्रॉब्लम हो जाता है, और बहुत ज़्यादा किडनी पे, लीवर पे बहुत ज़्यादा उनकी साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाती है। तो वो आप एक बार देख के चलो, और ऐसा जो माइंडसेट है कि नहीं हमें जो इतने साल से प्रॉब्लम है वो हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। एक बार आप सोच लो कि आपको क्या करना है, जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी वो मैं करूँगी, ये मैं पब्लिक को कहना चाहती हूँ। और मेरी एक अंदर से एक मैंने मिशन पे लेके बैठी हुई हूँ कि मैं फिट इंडिया मूवमेंट में काम कर रही हूँ, और भारत को, मेरे सिटी को ही नहीं बस खाली, बट पूरे भारत को और पूरी कंट्री को हमें फिट बनाना है। तो उसके लिए हम जो भी एफर्ट लगाएंगे वो हम हो सके उतना हम पूरी टीम बना के ऐसे वर्कशॉप प्रोग्राम सब करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारी गुजराती में एक कहावत है कि पहलू सूखते जाते नरिया। Yes. तो अगर हम शरीर हमारा अच्छा होगा और हम तंदुरुस्त होंगे तो हम कोई भी जो मुकाम है वहाँ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप फिट इंडिया के लिए भी इतना कर रही है, लेकिन जो बात अभी चलती है ना कि बॉलीवुड है ना वो एक ख़राब है, एक मॉडल लाइन है वो ख़राब है, लोग जो बातें करते हैं, तो आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? अब हम सोचे कि एक बॉलीवुड स्टार होते हैं कि हॉलीवुड स्टार होते हैं, सबकी एक अपनी लाइफ रहती है, पर्सनल लाइफ अलग रहती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग रहती है, ऐसे दुनिया के सामने दिखाने के लिए अलग रहती है, बट उनमें भी ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे ड्रीम रहते होंगे। बट मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप बॉलीवुड में आए, मॉडलिंग फील्ड में आए, या ऐसे कुछ ही ऐसे मूवीज़ में आ गए, आप ऐसे वर्क कर रहे हो तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है या आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आप कैसे आगे अपने कैरेक्टर के साथ खुद को कैसे आगे लेके चल रहे हो, खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और कैसे काम कर रहे हो, उस पर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोई जो किस्सा हुआ हो शायद? नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि ऐसे पूरे ये स्टार है, हॉलीवुड स्टार है। अभी रिसेंटली बात करो कि हमने देखा हुआ है कि नहीं आलिया भट्ट ने रणवीर जी से शादी कर ली, तो ऐसा नहीं है। तो उन्होंने ये भी थोड़ा टाइम पहले ही उनका एक मूवी आया हुआ था गंगूबाई, तो हम ऐसा सोचे कि नहीं गंगूबाई तो कैसी रोल था, ऐसा उन्होंने ऐसा रोल किया था, ऐसा नहीं था। तो वो एक एज ए कैरेक्टर वो एक ये रोल अदा कर रही थी, उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि उनका वो एक मूवी में उनका एक कैरेक्टर ऐसा था। तो वो आज सब लोग समझ के चलते हैं कि उनका एक ऐसा कैरेक्टर दिया हुआ था, तो उनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी रही थी आलिया भट्ट की, और ये बहुत ही बढ़िया स्टार है, वो हम जानते हैं, सभी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने माइंडसेट को ऐसे पॉजिटिव रख के, और कि आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उस फील्ड में आप अपना पूरा 100% दे के आगे बढ़ो। तो ऐसा कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि नहीं आपको डाउन कर देगा। आप कोई भी फील्ड में जाओ, अपने आप से ऐसा फिक्स रखो कि नहीं मेरी एक कहाँ से मेरी एक लिमिट है और कहाँ तक मुझे जाना है और कैसे मुझे खुद को रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। तो आप अपने आप में आगे बढ़ ही पाओगे। थैंक यू हमारी शो में आने के लिए, और आपकी लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों सब जानेंगे।
तो आपकी लाइफ के कैसी भरचक है, आपके दिन के भी, आपके खुद के भी इतने काम हैं, उस लाइफ में भी आप फैमिली चला रही हैं, आपका जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसके अलावा भी आपका जो ये पैशन है उसको भी आप आगे लेके गई है। तो हमारे भारत की जो वुमेन्स है वो उसमें से प्रेरणा लेगी। और आपने जो बात की फिट इंडिया की, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी आज उसको आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब फिट इंडिया होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, नहीं तो फिर कैसे होगा। तो खूब खूब धन्यवाद। और सभी दर्शकों को अपने घर पे तिरंगा लगाए और अपनी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो अभी चल रहा है, हमारे सबके दिल में तिरंगा लहराना चाहिए और घरों में भी लहराना चाहिए। बस लास्ट में इतना ही कहूँगा, चीर कर देखो तुम छाती मेरी, माँ भारती का प्रतिबिंब निकलेगा, लहू की बूंद बूंद से जय हिंद का नारा निकलेगा, जय हिंद का नारा निकलेगा, जय हिंद का नारा निकलेगा।